अपवाह तंत्र, ठीक है। चैप्टर 3 है आपका ये अपवाह तंत्र, जिसमें से चैप्टर 2 में हम लोगों ने देखा था कि भारत का भौतिक विभाजन कैसे है, और चैप्टर 1 में हम लोगों ने देखा था भारत का आकार और स्थिति, ठीक है। तो आज चलेंगे चैप्टर 3, जिसमें अपवाह तंत्र में मेन हमको पढ़ना है नदियों के बारे में, भारत के नदियों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि अपवाह होता क्या है। तो देखिए, अपवाह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे ये नदी तंत्र की व्याख्या करता है, यानी कि जिस जगह से नदियां बहती है उसी को हम अपवाह कहेंगे। जैसे गंगा नदी बहती है, अपवाह है। लेकिन और भी गंगा नदी में इसकी जो सहायक नदियां आती है उन सभी को मिला के हम कह देंगे अपवाह तंत्र है। क्लियर है बाबू। अब एक होती है अपवाह द्रोणी, एक नदी तंत्र जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। अपवाह तंत्र सिंपल, जहां से नदियां निकलती है और जहां जाके अपना जल गिराती है और जिसमें पूरा सहायक नदी उसमें आती है, उसी को हम बोलेंगे अपवाह तंत्र, शॉर्टकट में, ठीक है बच्चा। अब बात करते हैं, कुछ चीजें जान लीजिए। विश्व में जो सबसे बड़ा अपवाह द्रोणी है वो किसका है? अमेजन नदी का, जो कि कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। याद आया? कल हम लोगों ने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पढ़ा था। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ऐसे जाती है, ठीक है। जिसमें भारत की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है गंगा नदी का, सबसे बड़ी, ठीक है, भारत में। अब आते हैं जल विभाजक क्या होता है। तो जल विभाजक वो क्षेत्र होता है जहां पे कोई ऊंचा लैंड होगा, ठीक है, ऊंचा जगह होगा, जहां पे इस साइड की नदियां इधर की ओर चली जाएगी, इस साइड की नदियां इधर की ओर। इसको जल विभाजक कहेंगे, जिन्होंने जल को 2 डायरेक्शन में बांट दिया, ठीक है। ये एक तरह से क्या होता है? उच्च भूमि होता है, जो 2 नदियों को या 2 तरह के जल को अलग अलग भेज देता है। बात समझ में आ गया? क्लियर है? तो इसको जल विभाजक कहेंगे। अब बात करते हैं, मेनली आते हैं कॉन्सेप्ट पे जो आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत में अपवाह तंत्र को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक हिमालय से निकलने वाली नदियां और एक प्रायद्वीपीय नदी। अगर आपको याद होगा तो इस तरीके से जो भी हम मैप बनाते हैं इसको हम हिमालय कहते हैं और इधर वाले को प्रायद्वीपीय भारत। जो हिमालय से नदियां निकलेगी इसमें 3 नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक जो सिंधु नदी इधर से निकलती है, ठीक है, भारत से जाती है, पाकिस्तान में प्रवेश करके अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। दूसरी नदी है गंगा नदी, इसी के आसपास से निकलती है, भारत में से जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। डायरेक्शन दिखते चलो। और एक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, जो इधर से आती है, चाइना में बहते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर गंगा नदी में मिल जाती है और फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो 3 नदी हो गई हिमालय नदी। प्रायद्वीपीय नदियां जो इधर से नदी होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय नदियां। अब इसको 2 हिस्सों में क्यों बांटे? इसका कारण है, इन दोनों नदियों का ना अपना एक विशेषता है। सबसे बड़ा विशेषता यह है कि हिमालय नदियां से जो भी नदी निकलेगी ना हिमालय से, उसमें 12 महीना पानी रहेगा, यानी कि साल भर पानी रहेगा। साल भर कहने का मतलब, अभी बारिश का मौसम है तो पानी रहेगा ही रहेगा, गर्मी में भी पानी रहेगा, ठंडी के महीना में भी पानी रहेगा। समझ गए? आपके नजदीक में यमुना है, आप देखिए हमेशा पानी रहता है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में ऐसा नहीं रहेगा। जब बारिश का महीना आएगा तभी उसमें क्या रहेगा? पानी। तो हिमालय नदियां क्या होती है? 12मासी नदी होती है। अच्छा, इसमें वर्ष भर पानी क्यों रहता है? एक तो बारिश के मौसम में आता ही आता है। जब गर्मी का महीना, जब बारिश का महीना नहीं रहता है तो ऊपर में हिमालय पे क्या रहते हैं? बर्फ। बर्फ धीरे धीरे पिघलता है और वो नदी में पानी आ जाता है, ठीक है। तो पर्वतों से जो बर्फ पिघलता है उसके द्वारा भी इसको जल मिलता है। ये नदियां ना पर्वतों को काट के गॉर्ज का निर्माण करती है। गॉर्ज क्या होता है बच्चा? अब जैसे देखिए, ये नदियां ना पहाड़ों से आती है, पहाड़ों से आती है तो पहाड़ पे तीव्र ढाल होता है इस तरीके से। अब मानो यहां से पानी बराबर गिर रहा है, बराबर गिर रहा है, बराबर गिर रहा है, तो सोचो तो जिस जगह से गिरेगा पानी उस जगह गड्ढा कर देगा कि नहीं कर देगा? नाले तरह का गड्ढा नहीं कर देगा? पानी जहां पे बहता है वो मिट्टी को भी खा जाता है कि नहीं खा जाता है? तो जो पहाड़ होगा ना उसको भी वो क्या कर देगा? गड्ढा कर देगा। समझ गए? और ये गड्ढा है ना कुछ इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से भी आकार का रहेगा, भी आकार का, ऐसे। समझ में आए? ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे। ये जो भी आकार का गड्ढा रहेगा, बड़ा तीव्र रहेगा, उसी को हम बोलते हैं गॉर्ज। तो गॉर्ज कहां मिलेगा? आपको हिमालय पे ही मिलेगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गॉर्ज समझ में आया? तीव्र ढाल में आता है तो ये अंदर वाला जो ना मिट्टी खा जाता है, अपने साथ बहा के ले जाता है, पानी में इतना ताकत होता है सो, तो ये ना गॉर्ज का निर्माण कर देता है। अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपर्दन करता है। तीव्र अपर्दन का मतलब ये जो मिट्टी ऐसे ऐसे जाएगा तो मिट्टी खाएगा ना, ये मिट्टी को जो निकाल के ला रहा है ऊपर वाले भागों से, इसी को बोलते हैं तीव्र अपर्दन। और इसी में वो भारी मात्रा में अपने साथ सिल्ट और बालू को
अपने साथ ले जाती है। याद है मैंने डेल्टा वाले में बताया था आपको कि डेल्टा में बालू जमा कर लेती है नदी के मुहाने में। ये बालू कहाँ से आया? ऊपर से ही। ठीक है, याद है मैंने आपको बताया कि भारत का जो उत्तरी मैदान था वो गड्ढा बन गया था, जिसको नदियों ने भरा। कहां से? कहीं से तो ला रहा है, तो कहां से लाया? पहाड़ से। कहां से लाया? पहाड़ को काट काट के। समझ में आया? तो यही होता है, अपरदन करती है। मध्य और निचले भागों में ये नदियां बिशर्प हो जाती है। आप जैसे देखो यहां से इसको पार्ट मिलेगा तो नदी आराम से आ जाएगी, क्योंकि एक डायरेक्शन है, आ जाएगी। ऐसे हो जाएगा तो डायरेक्शन है नहीं है। ढलान पे तो पानी आराम से निकल जाएगा, जहां ढलान नहीं है वहां पे नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी तो नदी का पानी जाएगा। तो जहां पे ढलान होगा तो नदी सीधे आएगी, ठीक है। और जहां पे ढलान नहीं होगा नदी कुछ ऐसे ऐसे हो जाएगी, ऐसे ऐसे। और ऐसे जो नदियां होगी ना, इसी को कहेंगे विसर्प। सांप की तरह चलेगी, सांप की तरह ऐसे 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 ऐसे। समझ गए? कहां पे? जहां पे ढलान नहीं होगी, ठीक है। और बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सारे निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। पूर्ण विकसित डेल्टाओं का निर्माण करती है। डेल्टा समझ में आया? ये नदियां बहुत सारा बालू लाएगा, और जब ये नदियां समुद्र में अपना बाड़ी गिराएगा उससे पहले यहाँ पे भर देगा, फिर इस डायरेक्शन बंद इधर से निकलेगा, यहाँ पे भर देगा, फिर इधर से निकलेगा, फिर छोटी धारा इधर से, फिर इधर से, इधर से, इधर से, ऐसे ऐसे करके निकलेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? डेल्टा। क्लियर है? चलिए, ये तो हो गया हिमालय नदी के बारे में। डायरेक्ट आएगा हिमालय नदी की विशेषता लिखो, लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं प्रायद्वीपीय नदियां, जस्ट इसका उल्टा। ये नदियां मौसमी होती है। मौसमी कहने का मतलब मौसम के अनुसार बारिश से। जैसे बारिश, इसमें पानी जो रहेगा सिर्फ वर्षा के मौसम में, यानी कि 6 ही महीना पानी रहेगा, अदरवाइज सूख जाएगा। इसमें एक नदी है कावेरी, जिसमें हमेशा 12 महीना पानी रहता है, बाद बाकी किसी में नहीं रहता है। अब कावेरी नदी में 12 महीना पानी क्यों रहता है, ये हम चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। कावेरी नदी में 12 महीना पानी इसलिए रहता है क्योंकि जब मानसून आता है ना, तो कावेरी नदी इधर से निकलती है। जब मानसून आता है तो बारिश करके जाता है, इसमें पानी मिल जाता है, ठीक है। और जब ठंडी के महीने में मानसून वापसी होता है तो फिर बारिश कर देता है, तो फिर इसको क्या मिल जाता है? पानी। तो इसमें सालों भर पानी रहता है। नहीं तो अन्य नदियां जो है, कृष्णा है, गोदावरी है, इसमें सालों भर पानी नहीं रहता है, ठीक है। और शुष्क मौसम है। शुष्क मौसम मतलब गर्मी के महीनों में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। बड़ी बड़ी नदियां है, पानी ही नहीं है, तो नाला छोटी छोटी धाराएं बहेगी, न के बराबर। क्लियर है? हिमालय नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम है और छिछली है। हिमालय नदियां है ना, उसकी जो लंबाई है बड़ी बड़ी है। आपको सिंधु नदी की लंबाई मिलेगी 2880 किलोमीटर, गंगा नदी की लंबाई मिलेगी 2500 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। और यहाँ की जो सबसे बड़ी नदी है वो है गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई है बस 1400 कुछ किलोमीटर। गोदावरी कितनी किलोमीटर? 1400 से ज्यादा, लमसम मान लो 1400 किलोमीटर। तो इसकी तुलना में ये नदियां सब कौन सी होती है? छोटी होती है। क्लियर? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पश्चिम घाट से निकलती है, और इसकी जो मेन नदी है वो किससे निकलती है? पश्चिम घाट। पश्चिम घाट याद आया आपको? कल मैंने बताया था यहाँ पे जो पहाड़ों की श्रृंखला है, पश्चिम घाट याद है? यहीं से निकलती है। जैसे यहाँ से गोदावरी निकल जाएगी, यहाँ से कृष्णा निकल जाएगी, यहाँ से कावेरी निकल जाएगी। क्लियर है? इन सब के बारे में हम देखेंगे। और हाँ, भारत की जो अधिकांश नदियां हैं वो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराते हैं। अधिकांश। क्यों क्यों अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिराती है? इसका कारण है, भारत है ना थोड़ा सा ऐसे है, बस समझ गए? किधर की ओर स्लोप हो गया? बंगाल की खाड़ी। और जिधर ढलान मिलेगा उधर गिरेगा। क्या सारी नदियां इधर ही गिराती है? नहीं, अधिकांश, ठीक है। सिंधु नदी के बारे में अभी मैंने बताया कि इधर अपना पानी गिराती है अरब सागर में, ठीक है। इसी तरह नर्मदा नदी है अरब सागर में, तापी नदी है अरब सागर में, ठीक है। जो अरब सागर में जो नदियां पानी गिराती है उसको याद रखेंगे स्पेशल। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदियां में अंतर, तो वो 3-4 पॉइंट और ये 3-4 पॉइंट याद रखोगे, ठीक है। अब आते हैं बच्चा, हिमालय नदियों में पढ़ना तो बहुत सारी नदी है, लेकिन मेन 3 नदी पढ़ना है। सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। अब प्रायद्वीपीय नदियों में पढ़ना है नर्मदा, तापी। इन दोनों के बारे में नहीं के बराबर पढ़ना है। ये अपना जल जो है ना, यहीं पे मैं पढ़ा देता हूँ, अरब सागर में गिराती है। किधर गिराती है? और ये ना भ्रंश घाटी में बहती है। कौन सी घाटी में? भ्रंश घाटी क्या होता है? एक नाले, देखिए मैंने प्लेट के बारे में बताया था बच्चा, तो ये प्लेट इधर खसका दो, ये प्लेट इधर खसक जाओ। कैसे खसकेगा ये मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, आपको याद आया? अब मान लो कि इधर से ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। अब इसमें जगह बच गया कि नहीं बच गया? ये जो छोटा सा जगह बनना ना, इसी को बोलेंगे भ्रंश घाटी। इसी में नदी का पानी निकलेगा, ठीक है। नर्मदा नदी और तापी नदी। नर्मदा नदी ऐसे निकलती है, इधर जाती है। तापी नदी इसके बगल से निकलती है, ठीक है। और किधर अपना पानी गिराती है? अरब सागर में।
मेन पढ़ना है आपको गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये सिर्फ 3 नदी इधर पढ़ना है और 3 नदी इधर पढ़ना है। क्या भैया सिर्फ 6 नदी पढ़ना है? नहीं, अभी नदी आएगा ना तो उसकी सहायक नदी भी आएगा, तब आपको पता चलेगा बाप रे बाप भैया इतना याद कैसे रखेंगे, लेकिन 6 ही याद रखना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिंधु नदी। कौन सी नदी भाई? सिंधु नदी की बात करें तो ये मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से निकलती है। सोने ख्वाब हिमनद है, एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सोने ख्वाब, वहां से ये निकलती है। ठीक है, और फिर नदी बहती है, फिर भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है। तिब्बत से निकलती है, तिब्बत कहाँ है तो याद रखिएगा तिब्बत ये है। ठीक है, यहां से भारत में प्रवेश करती है, फिर यहां से होकर पाकिस्तान में चली जाती है। यानी कि ध्यान से देखिए, भारत में बस इतना ही बहती है, मतलब लमसम 1200 किलोमीटर ये भारत में बहती है ये 2800 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर, लेकिन भारत में बस 1400 किलोमीटर के आसपास बहती है। गॉर्ज का भी निर्माण करती है। इसकी सहायक नदियां देखोगे तो झेलम है, चिनाब है, सतलुज है, रावी है, ब्यास है। ये भाई 5 याद होना चाहिए सिंधु की सहायक नदी। इधर वाला याद रहे नहीं रहे चलेगा, लेकिन ये सब नदी याद होना चाहिए। टोटल लंबाई दिया है कितना? 2900 किलोमीटर, लेकिन 8080 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर है। क्लियर है? आप देखते हैं भैया मैप, ये देख लो सिंधु नदी, भारत का पार्ट दिखा ऊपर वाला। सिंधु नदी यहां से निकलता है, सोने ख्वाब हिमनद मानसरोवर के नजदीक है, तिब्बत में बहा, फिर भारत में एंट्री कर गया, भारत में बहा, फिर यहाँ पे गिलगित में ही एक गॉर्ज का निर्माण करेगा। गॉर्ज अभी बताया था ना, फिर पाकिस्तान में गया, और फिर सीधे मिठानकोट में क्या होगा, बहुत सारी नदियां हैं इसकी सहायक, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास का पानी सतलज में जाएगा, सतलज का पानी सीधे सब मिला के सीधे जाएगा मिठानकोट में, सिंधु नदी से मिल जाएगा, और सब पानी कहां पे गिरा जाएगा? अरब सागर में। क्लियर है? ठीक लगा मैप? इससे भी अच्छा मैप दिखाते हैं, ये देखो, ये सिर्फ सिंधु नदी है। ठीक है, कहां से निकला? सोने ख्वाब हिमनद से। कहां जगह है? बोखरचू, जगह नहीं याद रखना है, बस सोने ख्वाब से निकला। अब देखो, इसमें सबसे पहले झेलम नदी, जो कि कहां से निकलता है? शेषनाग से। शेषनाग झील है, रहने दो, शेषनाग झील है, वहां से निकलता है। और ये यहाँ पे देख लो पैरेलल है, सीधी लाइन, ये भारत पाकिस्तान का बाउंड्री बनाता है। और फिर ये किस में मिल जाता है? सिंधु नदी में। कहां पे? इस जगह का नाम है मिठानकोट, जो कि पाकिस्तान में। ठीक है, अब सेकंड नदी, फिर यहाँ पे चिनाब नदी निकलता है। कहां से? हिमाचल प्रदेश से। किस में मिल जाता है? झेलम में, और झेलम से बाद में इधर। फिर देखिए अगला नदी, रोहतांग दर्रे से कौन नदी निकल रहा है? रावी नदी। किस में मिल गया? झेलम में। ठीक है, फिर राकसताल से निकलता है सतलज नदी, जिसको सतलुज नदी कहते हैं। किस में मिल जाता है? झेलम में। फिर चला जाता है, फिर सतलुज नदी में व्यास कुंड से निकलता है एक नदी, व्यास नदी, जो किस में मिल जाता है? सतलुज में। और सब मिठानकोट के बाद सीधे अरब सागर में। क्लियर हुआ बाबू? नदी अलग अलग करके दिखा दिए। ठीक है, अब आते हैं बच्चा, अब मेन पढ़ना है गंगा नदी, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। स्टार्ट 10 को लगाओ या 12 को। जिसको गंगा नदी आप लोग कहते हो ना, वो गंगा नदी 2 धाराओं से मिलकर बना है। कितनी धाराओं से? 2 धाराओं से। और ये 2 धारा है ना, एक है अलकनंदा और एक है भागीरथी। ये दोनों नदी आपस में मिलती है, 2 धारा, एक अलकनंदा आती है, एक भागीरथी आती है। दोनों मिलती है, जहां पे मिलती है कहां? देवप्रयाग में। और उसी को हम बोल देते हैं बाद में गंगा। तो गंगा नदी जिसको कहते हैं वो 2 धाराओं में आती है। कौन सी? अलकनंदा और भागीरथी। जैसे इसका मैं बड़ा सा मैप में दिखा रहा हूं, देखो ये देखो, ये नदी है आपका अलकनंदा, ये वाला। ठीक है, ये है अलकनंदा, अलकनंदा, अलकनंदा गया, और यहां से निकलती है गंगोत्री से भागीरथी। दोनों नदी जब मिला तब जाके अरे क्या हो जाता है ये, तब जाके बन गया ये आपका गंगा। और ये मिलता कहां पे है? देवप्रयाग। जहां पे गंगा नदी जहां भी मिलेगी वहां पे तीर्थस्थल होगा। ठीक है, जैसे यमुना नदी गंगा में मिलती है इलाहाबाद में, जिसको आजकल हम कहते हैं प्रयागराज, पुराना नाम था उसका प्रयागराज। मेला लगता है, कुंभ का मेला। तो गंगा नदी में जो भी नदी मिलेगी वो एक तरह से तीर्थस्थल है। ठीक है, बहुत अच्छा जगह है। तो ये देवप्रयाग में मिलती है। इसी तरह देखो अलकनंदा में भी बहुत सारी नदियां मिल रही है। एक नदी मिल रही है धौली गंगा, कहां पे मिल रही है? विष्णु प्रयाग। एक नदी मिलती है नंदकनी, कहां पे मिलती है? नंद प्रयाग। एक नदी मिलती है पिंडार गंगा, कहां मिलती है? कर्ण प्रयाग। और एक नदी मिलती है मंदाकिनी, जो कि केदारनाथ से निकलती है, वो कहां मिलती है? रुद्र प्रयाग में। क्या इतना याद रखना है? नहीं, कम से कम 2 याद रखना है, भागीरथी
और अलकनंदा मिलती है तब क्या बनता है, गंगा। ठीक है, गंगा में और भी बहुत सारी नदियां मिलेगी। ठीक है भैया, ये सहायक नदी क्या है, देखिए एक मेन नदी होती है, ठीक है, और उसके में सहायता करने के लिए और नदी आ जाती है, छोटी छोटी नदी, तो उसको बोलेंगे सहायक नदी। क्लियर है बाबू, क्लियर रहेगा। अब इसमें गंगा नदी के बारे में और भी ध्यान दीजिए। देखिए बउआ, गंगा पूरब की ओर बहती है, पश्चिम बंगाल तक बहती है, फिर दो धाराओं में बढ़ जाती है। गंगा आएगी, एक तो भैया अलकनंदा आया, भागीरथी आया, मिलके क्या आ गया, गंगा, पश्चिम बंगाल तक बहेगी, फिर दो धारा में बह जाएगी, एक हुगली बन जाएगी, ठीक है, एक आगे जाएगा गंगा, बांग्लादेश में जाएगा, बांग्लादेश में गंगा का नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है, पद्मा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पद्मा। गोली मारिए, गंगा किस में घुस गया, बांग्लादेश में। उधर से ब्रह्मपुत्र नदी आएगा, ब्रह्मपुत्र नदी का भी नाम चेंज हो जाएगा बांग्लादेश में, दोनों मिलेगा और दोनों का नाम हो जाएगा मेघना, और दोनों यहाँ पे सुंदरवन का डेल्टा बनाएगा और अपना सारा पानी किधर गिरा देगा, बंगाल की खाड़ी में। क्लियर है बच्चा। इसकी लंबाई ध्यान दो 2500, सबसे बड़ी नदी है भारत की, ठीक है, और इस नदी को भारत का नेशनल रिवर राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 यहीं पे। राष्ट्रीय जलमार्ग क्या होता है, नेशनल हाईवे का नाम तो सुने हो, जिसमें तुम रोड से सीधे निकल जाते हो, तो उसी तरह वाटर से भी है ना रास्ता होता है। तो बनारस से हल्दिया तक नेशनल वाटरवे 1 का नाम दिया गया है, ठीक है। याद रहे तो ठीक है, नहीं तो इधर वाला याद रखना है। ये 4 को नहीं भी याद रखोगे चलेगा, बस ये वाला पॉइंट याद रखना है। अब देखो ये तो समझ गया। अब आइए देखिए, मेन है गंगा नदी कहां से निकल रही है, देखो यहां पे देवप्रयाग से निकली, देवप्रयाग याद आया, जहां पे 2 नदी आपस में मिली, अलकनंदा और भागीरथी। गंगा बन गई, गंगा निकली 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 निकली, पश्चिम बंगाल में घुसी, पश्चिम बंगाल में 2 हिस्सों में बट गई, एक गंगा गया और एक हुगली गया। कौन गया, कलकत्ता जो है ना हुगली के किनारे है, आपने सुना होगा, हुगली नदी है, यही हुगली है। किसका पार्ट है, गंगा का ही पार्ट है। अगला ही है। अब देखिए गंगा नदी में देखो एक नदी मिली जिसका नाम है रामगंगा है। कहां से निकला मत याद करना, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान से देखो, रामगंगा, फिर कौन मिली, गोमती, ठीक है, उत्तर प्रदेश की नदी है ये सब। फिर कौन सी मिली, घाघरा। इस घाघरा नदी में एक नदी मिलती है, सरयू नदी, ठीक है। घाघरा नदी में कौन सी नदी मिलती है, सरयू। सरयू बहुत इंपॉर्टेंट नदी है क्योंकि अयोध्या यहीं पे है। अयोध्या कभी गाँव जाओगे घूमने के लिए तो सरयू नदी बहती है, ठीक है। घाघरा के बाद गंडक नदी बिहार में, ठीक है। फिर गंडक नदी के बाद कोसी, प्रलयकारी, बिहार का शोक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शोक। शोक शोक समझते हो ना, कोई मर उड़ जाता है तो शोक मनाते हैं, वही है, बिहार का शोक है ये कोसी नदी। इसको कोसी भी बोलते हैं, सप्त कोसी भी बोलते हैं। अरे यार क्या हो रहा है ये। कोसी के बाद है महानंदा, महानंदा एक्सप्रेस, याद आया, हाँ यही महानंदा रिवर का नाम है, ठीक है बच्चा। अब आइए महानंदा के बाद मोस्ट इंपोर्टेंट गंगा की सहायक नदी है यमुना। रट लो, कहां से निकलती है, यमुनोत्री से। अगर आपने मैप देखा होगा तो ध्यान से देखा होगा, ध्यान से देखिए, इधर तो गंगा मिल ही रहा है, यहां तो देखो यमुनोत्री है। अरे यार क्या हो रहा है बार बार। यहां ध्यान से देखिए, यमुनोत्री दिख रहा है आपको, यमुनोत्री, तो यमुनोत्री से ही यमुना निकल गया। बाद में ये प्रयागराज में ये मिल जाएगी, प्रयागराज जिसको पहले इलाहाबाद कहते थे, कुंभ मेला जहां पे हुआ, ठीक है। चलिए ये भी देख लिए, ये भी देख लिए, ये भी देख लिए, ये भी देख लिए। अब आइए सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये जितना भी सहायक नदी है ना, सबसे बड़ी कौन है, यमुना। यमुना की भी सहायक नदी है, 3 नदी है, चंबल, बेतवा, केन, ठीक है। अब आते हैं, इसके बाद एक सोन नदी है, ठीक है। पटना के पास 3 नदी आपस में मिलती है, घाघरा, गंडक और ये सोन नदी। सोन नदी बहुत फेमस नदी है, ठीक है, छपरा के बगल में। इसके बाद आती है दामोदर नदी, ठीक है, जो कहां पे मिलती है, हुगली में, ठीक है। ध्यान से देखो, इसको बिहार का शोक बोला जाता है, इस नदी को, इसको बंगाल का शोक बोला जाता है। दामोदर को किसका शोक बोला जाता है, बंगाल का शोक, ठीक है। एक चीज और नोटिस करो, एक नदी इधर से आ रही है, एक नदी इधर से आ रही है। अब इस नदी को ना दाया और बाया करना है। दाया बाया करना बड़ा आसान है। कैसे करना है, नदी किधर की ओर बह रही है, इधर की ओर, इधर की ओर बह रही है ना। अपने आप को सोचो तुम नदी में हो, घुसा लिया नदी में, नदी में घुस गया। अब बताओ इधर तुम्हारा क्या होगा, दाया हाथ, इधर क्या होगा,
तो इधर कौन सा नदी हो गया, बाया नदी, इधर कौन सा नदी हो गया, दाया। ये नदी सब जो है इधर की ओर वो बाया तट से मिल रहा है, कौन से तट से मिल रहा है, बाया। और इधर वाला नदी किससे मिल रहा है, दाया तट से। क्वेश्चन आ जाता है, बाएं तट की नदी, दाएं तट की नदी, ठीक है। सबका याद रख सकते हो तो रखो, नहीं तो एक चीज तो याद रखो भैया, ये नदियां सब है जो मिल रही है, ठीक है। चलिए बच्चा, हिमालय नदियां में सिंधु नदी भी देख लिया, गंगा नदी भी देख लिया। अभी तक समझ में आ गया, 3 नदी पढ़े कि बहुत सारी नदियां पढ़ लिया, 20-25 नदी तो हो गया होगा। अब आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भी वहीं से निकलती है जहां से गंगा और सिंधु नदी निकलती है, तिब्बत के आसपास से ही ये सारी नदी निकलती है। बस सिंधु नदी इधर की ओर चली जाती है, ठीक है, इधर ऐसे करके गंगा नदी यहां से निकलती है, इधर चली जाती है। अब ब्रह्मपुत्र नदी ऊपर से निकल जाती है, बस इतना ही अंतर है, ठीक है, आसपास वही है, ठीक है। तो भाई मानसरोवर झील के पूरब में सिंधु और सतलुज के स्रोतों से ही निकलती है, लेकिन ये जो बहती है तो इसका अधिकांश भाग जो है भारत से बाहर बहती है, ठीक है। हिमालय के समांतर बहती है, हिमालय के समांतर इधर, हिमालय इधर है ना, हिमालय के समांतर बहती है, फिर ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, अरुणाचल प्रदेश में। और भारत में इसका नाम दिहांग भी है, अब बांग्लादेश में इसका नाम जमुना है, और तिब्बत में इसका नाम सांगपो है, ठीक है। 4 नाम है, ब्रह्मपुत्र, दिहांग, सांगपो, जमुना, 4 नाम इस नदी का। आपको बस एक याद रखना है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। इसकी सहायक नदी दिबांग, लोहित, केनूला, ये सब जो है इसकी सहायक नदियां है, ठीक है। देख लेते हैं, ये देख लो भैया, यहां से घुसा, सांगपो नदी बोला गया पहले, फिर आया 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 अरुणाचल प्रदेश में घुसा, जिसमें इसका नाम क्या बोला गया, दिहांग नदी। फिर असम में घुसा तो इसको बोला गया ब्रह्मपुत्र नदी। अब फिर ये बांग्लादेश में घुसा तो, और ये गंगा नदी जब इससे मिल गया तो इसका नाम हो गया, गंगा को पद्मा बोलते हैं, दोनों मिल जाता है तो मेघना बोलते हैं। आगे देख लेते हैं, चलिए बच्चा मिलाते हैं। देखो पहला नाम सांगपो, याद है हिमालय इधर ही है, हिमालय तो हिमालय के समांतर इधर बहता है, इधर वाले को कहते हैं पूरब की ओर। फिर अरुणाचल प्रदेश में घुसता है, अरुणाचल में इसका नाम दिहांग, ठीक है। फिर ब्रह्मपुत्र, और ये बांग्लादेश में घुस गया तो इसका नाम जमुना, ठीक है। चलिए फिर एक नदी मिलती है इसमें दिबांग, क्या मिलती है, दिबांग। फिर एक नदी मिलती है लोहित, फिर एक नदी मिलती है सुबनसिरी, क्या मिलती है, सुबनसिरी, सुबनसिरी, सुबनसिरी। फिर एक नदी मिलती है मानस, फिर अरे दूदू को, फिर देखो एक नदी मिलती है कामेंग, क्या मिलती है, कामेंग। फिर देखो ये गंगा नदी है, गंगा नदी बांग्लादेश में घुसी तो क्या नाम हो गया, पद्मा, और इसका नाम क्या हो गया, जमुना, ठीक है। दोनों मिल गई, पद्मा और जमुना मिल गई तो इसको बोल देंगे मेघना, क्या बोल देंगे, मेघना नाम कहाँ पे है, बांग्लादेश में, ठीक है। आगे में लिखा है मेघना, जो आपको दिख नहीं रहा है पीडीएफ में दिखेगा, ध्यान से देखिए। गंगा, ठीक है, इसी गंगा को हम बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, पद्मा, और जो ब्रह्मपुत्र है उसको हम क्या बोलते हैं उसमें, जमुना, क्या बोलते हैं। और ये दोनों जब मिल जाती है तो क्या बोल देते हैं उसको, मेघना, याद रखिएगा थोड़ा, ठीक है। और ये सारा जल कहाँ पे गिरा देती है, बंगाल की खाड़ी में, और यहीं पे सुंदरवन का डेल्टा बनता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा, वहीं पे पाया जाता है बंगाल टाइगर, ठीक है। चलिए बच्चा, अब इसमें भी है बाएं तट दाएं तट, याद रख लीजिएगा तो ठीक है, वही दाएं तट इधर से बाएं, इधर से दाएं, ठीक है। चलिए अब आते हैं बाबू गोदावरी नदी। हिमालय नदी में सबसे बड़ी नदी भारत की कौन थी, और गोदावरी नदी दक्षिण की सबसे बड़ी नदी है, कौन सी नदी, दक्षिण की, ठीक है। यह भी महाराष्ट्र के नासिक जिले से पश्चिम घाट से निकलती है और अपना पानी कहाँ पे गिरा देती है, बंगाल की खाड़ी में। प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ा है ये, लगभग 1500 किलोमीटर, और इस नदी को ना दक्षिण की गंगा कहा जाता है। जैसे गंगा हमारे लिए कितना पवित्र है, उसी तरह इस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। देख लेते बच्चा, चलिए बच्चा, गोदावरी नदी याद रखिएगा त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, कहां से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और यह आराम से डेल्टा बनाती है, अब बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। त्र्यंबकेश्वर में आने से पहले 3 नदी, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, तीनों नदी मिलके एक नदी बनाती है प्राणहिता, और किस में मिल जाती है, गोदावरी नदी में, ठीक है। गोदावरी नदी में फिर और नदी गिरती है इंद्रावती और
सबड़ी नदी, सबड़ी नदी के बाद परवरा नदी, ठीक है, परवरा नदी के बाद मंजरा नदी, मंजरा नदी के बाद खत्म। ये नदियां सब मिल जाती हैं। मेन याद रखना है गोदावरी, ये सब ऊपर चंदी, ठीक है। चलिए बच्चा, इसके बाद आते हैं कावेरी, ठीक है। ये कहाँ से निकला? त्रिम्बकेश्वर से। ये कहाँ से निकलता है? ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से। ये 12मासी नदी है, याद आया? एक्सेप्शन मैंने बताया था, 12 महीना पानी रहता है। ये जो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात वाटरफॉल बनाता है उसका नाम क्या है? शिव समुद्र। इसका जो बाएं तट का नदी, दाएं तट का नाम याद रख लीजिएगा, थोड़ा याद रख सकते हैं तो देख लेते हैं। ये देखो, ये है कावेरी नदी। यहाँ से भारत का पश्चिम भारत है ना, ये पूरा पश्चिम कह रहा हूँ, दक्षिण भारत, ये है कावेरी नदी। दिखा? कृष्णा नदी आगे पड़ेंगे, इधर है कावेरी, गोदावरी नदी इससे भी ऊपर है थोड़ा, ठीक है। चलिए बाबू, देख लीजिए कैसे बह रहा है। दिखा? कौन सा नदी मिल रहा है सबसे पहले? हेमावती, ठीक है। फिर मिलता है लक्ष्मण तीरथ। यहाँ पे ऐसे जब भी हुआ हो समझ जाना डैम बना रहा है। कौन सा बना रहा है? डैम। फिर मिलता है कबानी नदी, फिर मिलता है सिमसा नदी, फिर मिलता है अकरावती। क्या मिलता है? अकरावती। फिर मिलता है भावनी, ठीक है। और फिर मिलता है न्योल नदी। कौन सा नदी? न्योल नदी। फिर मिलता है अमरावती नदी, ठीक है। और फिर ये अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिरा देता है। लास्ट आज के लिए कृष्णा नदी, प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे बड़ी सबसे बड़ी ये, और सेकंड में कृष्णा नदी, ठीक है। ये जो निकलता है महाबलेश्वर से। कहां से निकलता है? त्र्यंबकेश्वर से, ब्रह्मगिरी से, महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर कहाँ है? महाराष्ट्र से, ठीक है। और ये जो है ना कृष्णा नदी और गोदावरी नदी दोनों मिलके भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। पहला बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरवन, जो कौन कौन नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र और गंगा। और दूसरा बड़ा डेल्टा बनाती है गोदावरी और कृष्णा। कैसे याद रखोगे? गोदावरी यहां से निकलती है, कृष्णा यहां से निकलती है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर बनाती है। क्लियर है? चलिए देख लो, कृष्णा नदी यहां पे, ये वाला, ठीक है। कावेरी नदी यहां पे थी, ठीक है। और इधर ऊपर है। चलिए बच्चा लोग देख लीजिए, कौन सी नदी है? कृष्णा। कौन सा है? भीमा नदी, ठीक है। भीमा नदी में एक और नदी मिलती है, मूला मुठ्ठा नदी, ठीक है। नाम अजीब अजीब होगा कुछ कुछ। फिर है मूसी नदी, मूसी मौसी नहीं, ठीक है। फिर है मुन्नेरू नदी। कौन सी नदी? किसकी सहायक है? कृष्णा नदी पढ़ रहे हैं, ठीक है। मुन्नेरू नदी के बाद कोयना नदी कृष्णा नदी में मिलती है। घाट प्रभा, फिर मल प्रभा, ठीक है। फिर बोलते हैं तुंगभद्रा नदी, बहुत इंपॉर्टेंट, कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। दो नदी मिलती है, तुंग और भद्रा, तब जाके बनता है तुंगभद्रा। बस हो गया। फिर नर्मदा नदी के बारे में मैंने बता ही दिया। ये दोनों नदियां नर्मदा और तापी इधर की ओर जाती है, अरब सागर में अपना पानी गिराती है। और किस में बहती है? भ्रंश घाटी में। इतना याद रखिएगा, कहानी काफी है। अब आते हैं तापी। सेम, कहां से निकलता है? सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से। नर्मदा के ही समांतर बहता है, यानी कि नर्मदा इधर बहता है तो तापी भी इधर ही बहता है, ठीक है। बस ये इधर से निकलता है अमरकंटक से, ये सतपुड़ा से, ठीक है। चलिए बच्चा, अब आते हैं झील। झील क्या होता है आप जानते हो? जहां पे पृथ्वी पे गड्ढा बन जाता है, गर्त गड्ढा, और जहां पे बाद में बारिश के बाद जल जमा हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं झील, ठीक है। बड़े आकार वाली झीलों को समुंदर भी कहा जाता है, जैसे कैस्पियन सागर झील ही है लेकिन बहुत बड़ा है तो सागर बोल दिए। मृत सागर, अरल सागर, ठीक है। अब भारत की झीलों की बात करें तो बउआ, झीलों की उपयोगिता क्या है? झील क्या इंपॉर्टेंस देता है? तो सबसे पहले बाढ़ की रोकथाम के लिए, ठीक है। नदी का बहाव को सुचारू बनाने के लिए, नदी सही ढंग से बहे उसके लिए झील बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झील से आप जल विद्युत का भी निर्माण कर सकते हैं, पानी से बिजली, जलवायु को ठीक ठाक बना सकते हैं, जलीय पारितंत्र को संतुलित करना, पर्यटन को, जहाँ पे झील बड़ा बड़ा होता है ना, लोग आते हैं घूमने के लिए। मध्य प्रदेश में जब कभी जाओगे तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा झील है जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं घूमने के लिए, ठीक है। अगर झील है तो ग्राउंड का रिचार्ज भी होता है, वाटर रिचार्ज। बहुत जगह भी देखना, गर्मी हो गया कॉल से पानी ही नहीं आएगा। गांव में देखो, अभी बहुत सारे गांव में ना कॉल से पानी ही नहीं आ रहा है। क्यों? पानी सूख गया, गर्मी पड़ गया, मतलब सूखा नहीं, पहले ग्राउंड में जैसे चापाकल था इधर पानी था, अब ये पानी यहाँ पे आ गया। अब 2 लाख रुपया और करो, बहुत सारे गरीब लोग कहाँ से करवा पाएंगे, समझ गए। लेकिन जब झील रहता तो धीरे 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 पानी रिचार्ज होता रहता।
दिल्ली में क्यों इतना पानी का कमी होता है? क्योंकि सब ने बना दिया कंक्रीट का, रोड कंक्रीट, घर कंक्रीट, बरामदा तक भी क्या बना दिया? सीमेंट बालू का कंक्रीट। जमीन में पानी जाएगा कैसे? और जहाँ पे पेड़ पौधे लगे रहते हैं, झील उल रहता है, वो धीरे धीरे जाता है। समझ गया? चलिए अब आइए बाबू, भारत में कुछ याद रखिएगा झीलें हैं। वुलर झील, डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल, बड़ा पानी, ये सब प्राकृतिक झील है, नेचुरल है, यानी कि नेचर ने ही इसको बनाया है। फिर है मानव निर्मित। मानव निर्मित जैसे डैम हुआ है, गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर, निजाम सागर, इसको किसने बनाया? तो ये कृत्रिम हो गया और ये प्राकृतिक हो गया। अच्छा, झील भी दो तरह के झील होते हैं, एक ताजे पानी का झील, मीठा पानी कहेंगे, और एक कहेंगे खारा पानी। समझ गए? तो नदी वाला जो झील होगा वो होगा मीठा, और जो समुंदर वाला झील होगा वो होगा खारा। ध्यान रखिएगा ये, ठीक है? जैसे देख लो ये झील सब है, जैसे जम्मू कश्मीर का डल झील, वुलर झील, उत्तराखंड का सातताल झील, सांभर झील, देख लो ये नमकीन झील है, राजसमंद झील, ठीक है? फिर देख लो इधर मणिपुर का लोकटक झील, बहुत इंपॉर्टेंट। लोकटक झील में ना पूरा गांव का गांव तैर के इधर हो जाता है, पूरा गांव का गांव तैर के इधर हो जाता है, तैरता हुआ है वो, सच्ची। देखिएगा आप लोग, उड़ीसा का चिल्का झील, कोलेरू झील, पुलिकट झील, बेम्बनाड झील, महाराष्ट्र का लोनार झील। अच्छा, ये लोनार झील है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग आते हैं घूमने के लिए। सुने हो कभी अंतरिक्ष से ज्वालामुखी वो उल्का पिंड गिरता है, तो कहा जाता है लोनार वाले जगह पे एक ऐसा उल्का पिंड गिरा था कि महाराष्ट्र के लोनार में बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, अब बाद में बारिश हो गया तो पूरा भर गया। तो ये लोनार झील है, ठीक है? तो ये सब कुछ आपकी झीलें रही। भाई नदी प्रदूषण आप जानते हो, पानी का एक्सेसिव यूज, फिर गंदा पानी को भी नदी में बहा देना। यमुना में तो देखे ही हो, सबसे अच्छा उदाहरण है। नदी जल का घरेलू, औद्योगिक और कृषि की बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता जो प्रभावित हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं नदी प्रदूषण, ठीक है? या जो गंदा पानी इसमें हम गिरा देते हैं, इससे क्या होता है? नदी का जो पारी तंत्र है, जो मछली है अंदर में जो भी चीज रहते है वो सब मर जाएगा। और दूसरा यही बात नहीं है, यही मरेगा। ग्राउंड, वही नदी का पानी जमीन के अंदर जाएगा और जमीन को भी क्या कर देगा? खराब। और जो हम नदी जमीन के अंदर से जो पानी निकालते हैं वो भी क्या हो जाएगा? खराब। और उसको पिएंगे तो हम लोग बीमार, ठीक है? चलिए, नदी प्रदूषण से बचाव क्या कर सकते हैं? बहुत ज्यादा बचाव कर सकते हैं। नदी को साफ करके, नदी में जो भी पानी है उसको साफ करके उसमें मिलाए पानी, पानी का एक्सेसिव यूज ना करे, ठीक ठाक रखे। तो इसी में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना बनाई गई 1985 में, गंगा एक्शन प्लान, जिसमें गंगा नदी को साफ करने की बात की गई थी, ठीक है? तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, जिसका नाम है NRCP, इसका उद्देश्य था नदी का प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार लाना। जल की गुणवत्ता में सुधार आएगा तो ही हम इसको पी सकते हैं, ठीक है? तभी हम, जैसे अगर जल हम जब पी नहीं सकते हैं तो क्या फसल में हम डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते, ठीक है? खत्म।